हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैंने कल बात की थी आपसे समांतर श्रेणी में एक सामान्य परिचय दिया था, जिसमें आपको बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है ना। उसके कुछ बेसिक टर्म बताए थे कि पद किसको कहते हैं, प्रथम पद क्या होता है, सार्वधातुक क्या होता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी और बताया था कि फार्मूला एक कैसे बना है ना, ए एन इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। उसके बारे में मैंने बात की थी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी एक निश्चित संख्या से क्या रहती है, जुड़ी या घटी रहती है। एक निश्चित संख्या से जुड़ी या घटी रहती है। मीन्स अगर मान लीजिए एक प्रथम पद ए है तो इसमें सार्वधातुक अगर डी है तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। मतलब पहला पद ये ए, दूसरा पद में डी जुड़ जाएगा, तीसरे पद में दो डी जुड़ जाएंगे, चौथे पद में तीन डी जुड़ जाएंगे, पांचवें पद में चार डी जुड़, मतलब पहला पद तो ए ही रहेगा, दूसरे पद में ए प्लस डी, तीसरे पद में ए प्लस टू डी, चौथे पद में ए प्लस थ्री डी और पांचवें पद में ए प्लस फोर डी। मैंने बताया था कि ये जो पद होता है इसको ए एनवा पद अगर है तो ए एन इक्वल टू क्या करेंगे, ए प्लस, देखिए जैसे कि पहला पद था तो ए बस, और दूसरा पद था दो माइनस एक, एक वन डी, तीसरा पद था तीन माइनस एक, दो डी, चौथा पद था चार माइनस एक, तीन डी, पांचवा पद था तो पाँच माइनस एक मतलब चार, पाँच माइनस एक चार ना होता है, चार माइनस एक तीन। ऐसे ही एन पद हैं अगर तो क्या होगा, एन माइनस वन इंटू डी। ये मैंने आपको समझाया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि 8000 अगर पेमेंट है, 500 रुपये बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, मतलब अगर 500 बढ़ रही तो मैंने बताया था कि 8000 क्या होगा, ये प्रथम पद ए कहलाता है, जो 500 बढ़ रही है हमारा सार्वधातुक डी कहलाता है। अगर आपको ये ठीक से उसके बेसिक नहीं क्लियर है तो आप पहला वीडियो देखेंगे, है ना, 15-20 मिनट का है। चलिए अब सीधे स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्नावली है ये, और ये पूरे चैप्टर्स बहुत सरल है। देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ रहा है। तो बताना है कि ये एपी है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहले हम समझ लेते हैं, है ना, फिर हम आपको भाषा लिखवाते हैं। मान लीजिए अगर पहले किलोमीटर किराया 15 रुपये, पहले किलोमीटर किराया कितने रुपये है, 15 रुपये, वो 8 रुपये बढ़ रहा है, मतलब दूसरे किलोमीटर अगर जाएगा तो प्लस 8 रुपये लगेगा। मीन्स 15 8 कितना हो जाएगा, 23, फिर प्लस 8 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 31, फिर 8 रुपये बढ़ जाएगा तो 39, फिर 8 रुपये बढ़ जाएगा तो 47 47, है ना, और फिर 8 रुपये बढ़ जाएगा तो ऐसे ही ये चलता जाएगा, मतलब 55 रुपीज़, है ना। ये इस तरह चलता जाएगा, है ना। तो मतलब देखिए अगर डिफरेंस देखें इसके बीच कितना है तो डी मतलब सार्वधातुक डिफरेंस डी कितना है, दो पदों के बीच का 8 है, दो पदों के बीच कितना है 8 है, दो पदों के बीच का डिफरेंस कितना है 8 है। मैंने आपको बताया था अगर हमारा सार्वधातुक सेम रहे, सार्वधातुक सेम रहे मतलब अगर दो दो जुड़ रहा है या मान लीजिए दो दो घट रहा है, या 8 8 सब में जुड़ रहा है या फिर 8 8 घट रहा है, या फिर कोई भी संख्या हो गई जो सेम संख्या सबका सार्वधातुक अगर सेम है तो वो श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। मतलब अगर सेम संख्या जुड़ या घट रही है तो श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो अगर ये सब में 8 8 रुपये जुड़ रहा है मतलब ये समांतर श्रेणी कहलाएगी ना, है ना। तो ये तो हुई, हम जान गए ऐसे। अब हम लिखेंगे कैसे, समझ में तो आ गया ये समांतर श्रेणी है। तो हम सीधे अब क्वेश्चन करते हैं इसको, है ना। आप लोग लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, हल, है ना। पहला माना दिया है, क्या लिख दोगे, दिया है
प्रथम किलोमीटर का किराया कितना? प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है ना। प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना दिया है? तथा अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। प्रथम किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपये तथा अतिरिक्त किलोमीटर किराया 8 रुपये। तो हम निकाल लेते हैं दूसरे किलोमीटर किराया कितना होगा? दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? पहले किलोमीटर 15 रुपये ले रहा है तो दूसरे किलोमीटर में 15 + 8 मतलब कितना हो जाएगा? 30 रुपये लेगा। तीसरे किलोमीटर में कितने रुपए लेगा? अब मैं सीधे ऐसे कर डैश डैश बना दे रहा हूँ। तीसरे किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा? 30 + 8 मीन्स 8 × 3 = 11, 31 रुपये हो जाएगा। चौथे किलोमीटर का किराया कितना होगा? चौथे किलोमीटर का किराया 31 था ना, 31 + 8 मतलब 8 × 9 = 39 रुपये। समझ में आ रहा है क्या? देखिए पहले किलोमीटर 15 रुपये था, दूसरे किलोमीटर में 8 रुपये, फिर पहले किलोमीटर 15 रुपये लेगा, फिर हर किलोमीटर का उसके बाद का 8 रुपये लेगा, है ना। तो 15 तो दूसरे किलोमीटर कितना? 8 रुपये, तो 23 रुपये हो जाएगा। तीसरे किलोमीटर फिर 8 रुपये लेगा ना, तो 23 × 8 = 31 हो जाएगा। फिर 8 रुपये लेगा चौथे किलोमीटर, 31 × 8 = 39 हो जाएगा। मीन्स जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पहले किलोमीटर में हम चले तो ये 15 रुपये ले लिया, ठीक। फिर हर किलोमीटर कितने कितने रुपये लेगा? 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, है ना। पहले किलोमीटर बस का कितने रुपये ले लेगा? 15 रुपये ले लेगा। तो इतना आ गया। अब देखिए पहले किलोमीटर किराया ये है तो इसको मैं क्या लिख दूँ? A1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। दूसरे किलोमीटर किराया इसको मैं A2 = कर देता हूँ। तीसरे किलोमीटर किराया A3 = आप लोग यहाँ पे करिएगा, मैं मेरे पास यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ A4 = है ना। ऐसे ही चलती जाएगी। तो देखिए अब श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी। दो पदों के बीच का अंतर अगर सेम रहे तो क्या होगा? वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो देखते हैं हम सबसे पहले D = D1 मान लेते हैं। A2 - A1 कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पे सार्वधातुक इसका यहाँ चाहे लिख देंगे आप लोग, सार्वधातुक D1 = A2 - A1। तो A2 कितना है? 23 है, माइनस A1 कितना है? 15 है। कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। फिर D2 चाहे लिख दो या DI किए रहो, A3 - A2 कितना आ जाएगी? ये 31 - 23 8 रुपये ही आएगा। फिर D = देख लो A4 - A3, A4 - A3 कितना आ जाएगा? 31 सॉरी 39 है ना, A4 39 - 31 ये भी 8 रुपये आ जाएगा। मतलब सब में D जो सार्वधातुक है इसको चाहे आप D1 D2 D3 ये जो सार्वधातुक है वो सेम है ना। अगर सार्वधातुक श्रेणी है सेम है तो हमारी ये श्रेणी कैसी बनेगी? समांतर श्रेणी होगी। तो AP = कितना हो जाएगा? 15 रुपये। A1 कितना है? 15 है। A2 कितना है? 23 है। A3 कितना है? 31 है। A4 कितना है? 39 है। चलती जा रही मतलब 8 8 बढ़ रहा है। तो ये क्या होगी? एक समांतर श्रेणी हमारी होगी। लिख दोगे चूंकि सार्वधातुक D = 8 अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए
अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है ना। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है या बेलन है ना, इसमें कितनी हवा भरी है, भी हवा, भी आयतन की हवा भरी है ना, भी आयतन है। तो प्रत्येक बार बोल रहा है कि 1/4 हवा क्या कर रही है, निकाल दी जा रही है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे भी आयतन, पहली बार भी आयतन भरा हुआ है ना, तो ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट बार है ना, कितना भी आयतन की हवा भरी हुई है। सेकंड बार क्या होगा, कितनी 1/4 इसकी हवा निकल जाएगी ना, सेकंड बार क्या हो जाएगी, 1/4 इसकी निकल जाएगी तो कितना हो जाएगा, पहले कितनी थी, पहले भी है ना, और फिर 1/4 मतलब कि इसका 1/4 निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास टोटल 100 रुपये हैं, आपके पास टोटल 100 रुपये हैं, मैं बोल दूं कि 100 रुपये में से आप 1/4 दे दीजिए किसी को, तो क्या करेंगे आप, 100 रुपये और 100 रुपये का 1/4, 100 रुपये का ना 1/4 निकालेंगे, 100 रुपये के 1/4 निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 100 गुणे 1/4, 100 रुपये का 1/4 कितना होगा, 100 गुणे 1/4, तो 4 दूनी 8, 4 पंची मतलब 25 रुपये, कितना होगा, 25 रुपये। तो अगर 100 रुपये का 1/4 आप किसी को दे देंगे तो आपके पास कितने रुपए फिर बचेंगे, तो 100 गुणे क्या करेंगे आप, 100 माइनस 100 गुणे 1/4, 100 में से 100 का 1/4 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, आपको 25 रुपये देने के बाद उतना बच जाएगा। तो 100 और माइनस ये 25 है ना, 25 चौको 100 होता है ना, 100 माइनस 25, आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 75 रुपये आपके पास बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे, 75 रुपये बचेंगे। अब मैं अगर बोल दूं कि इसका भी 1/4 निकालिए तो 75 का 1/4 कैसे निकलेगा, 75 गुणे 1/4, अगर 75 गुणे 1/4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 75 माइनस 75 गुणे 1/4। जैसे कि 100 लिखा था तो 100 का 1/4 निकालना था, तो 100 माइनस टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल संख्या हमारे पास 100 है, इसका 1/4 निकालना है, मतलब 100 गुणे 1/4 करूँगा तब ना 1/4 निकलेगा। तो 100 गुणे 1/4 मतलब 25 निकालना है, 100 में से 25 निकाल दूंगा तो 75 आ जाएगा। तो हम समझते हैं यहाँ पे हम समझते हैं कि पहले टोटल कितना था, भी आयतन था, इसका 1/4 निकालना है कि मतलब कितना निकालना है, 1/4 मतलब भी का कितना, 1/4, भी का 1/4 निकाल देंगे और भी से माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उतना आ जाएगा ना। जैसे कि मैं आपको बोल दूं आपके पास कितने रुपए हैं, 60 रुपये हैं, कितने रुपए हैं, 60 रुपये, इसका आप 1/2 भाग निकाल दीजिए, 1/2 भाग निकाल दीजिए या 1/3 भाग निकाल दीजिए। तो 60 गुणे 1/3, पहले हम देखेंगे कि 1/3 होता कितना है, 3 दूनी 6 मतलब 20 है ना, तो 1/3 भाग मतलब 20 निकालना है ना, तो 60 में से माइनस करूँगा कितना, 60 गुणे 1/3, यही ना माइनस करूँगा तब ना इसका 1/3 भाग निकलेगा। तो 60 माइनस कितना आया है, 20 आया है, मतलब 40 बच जाएगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक, तो देखिए भी में से टोटल वैल्यू भी थी, इसमें मुझे 1/4 निकालना है, तो भी गुणे 1/4 कितना आ जाएगा, भी माइनस भी/4 है ना, भी एक कम भी, तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम, 4 एक कम 4, 4 भी माइनस भी, क्योंकि 4 यहाँ रखेंगे, अगर ये 4 4 ऊपर नीचे कैंसिल, कितना बच जाएगा, 3 भी/4, यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, 3 भी/4। अब अगर मैं बोल दूं इसका भी 1/4 निकाल दीजिए, इसका भी अगर 1/4 निकाल दूं तो कितना बचेगा। अब अभी तक क्या था, भी का 1/4 था, भी का 1/4, तो 3 भी/4 आया। अब 3 भी/4 का 1/4 भाग फिर निकलेगा, 3 भी/4 का 1/4 भाग फिर निकलेगा, तो देखिए कितना आता है, 3 भी/4 माइनस, अब 3 भी/4 का ना 1/4 भाग निकलेगा, क्योंकि पहले ना भी थे, पहले भी वैल्यू थी, अब कितनी बची है, 3 भी/4, अभी वैल्यू कितनी बची, 3। अगर मैं बोल दूं आपको 100 का 1/4 निकालिए तो ठीक है, 1/4 आपने निकाल दिए, कितना बचा, 75 बचा
है ना। अब 75 का अगर मैं बोलूं कि 1/5 भाग निकाले, 1/5 भाग निकाले तो 75 में ना एक गुणे करेंगे 1/5, तो कितना आएगा, 5 एकम 5 पचम 25, 15 आएगा। मतलब 75 में से ना 15 निकालेंगे तो 60 आएगा, है ना, अगर 1/5 भाग निकालेंगे तो। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए कितना हो जाएगी, 3v/4, 3v/4 में से हमें 3v/4 का 1/4 निकालना है, मतलब 1/4 गुणे 3v/4, 3v/4 का 1/4 भाग हम निकाले दे रहे हैं, तो कितना बचेगा, 3v/4 माइनस 4 चौक 16, 3v एकम 3v, कितना आ जाएगी ये 16 आ गया। और 16 अगर यहाँ रखेंगे 4 चौक 16, मतलब 4 तिहाई 12 भी माइनस 16 एकम 16, 3 भी, कितना आ जाएगी ये 12 से 3 गया 9v/16, मतलब कितना बचेगा हमारे पास 9v/16। फिर 9v/16, अब कुछ बुकों में क्या लिखा है, 9v/16 को लिख दिया है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी, तो 3 त्रिकाएं 9, 4 चौक 16, वही बात हो गई। फिर 9v/16 का 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9v/16 और माइनस 9v/16 का 1/4 मीन्स क्या, 1/4 गुणा कर दूंगा ना, 9v/16 गुणे 1/4 कितना आ जाएगी ये बताइए, 9v/16 माइनस 9v एकम 9v, 16 चौको 64, 64 और 16 का एलसीएम लेंगे 64 आएगा, तो कितना हो जाएगी ये शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 9v/16 माइनस 9v/64, 64 एलसीएम आएगा, कितना बचेगा ये 64, यहाँ 16 चौको 64, मतलब 9 चौको 36 भी माइनस 64, अगर यहाँ 64 ऊपर नीचे कैंसिल, 9 भी, 36 भी में से 9 भी घटेगा तो कितना आ जाएगा 25v/64, है ना, मतलब कितना बच जाएगी 25v/64। तो अब ये बताइए आप, क्या अगर दो इसके बीच में घटाऊं 3v/4 और v को, तो और इसको इस घटाऊं आपस में, तीसरे पद को दूसरे पद से, चौथे पद को तीसरे पद से, तो क्या डी सेम आएगा, डी सेम नहीं आएगा, तो हम बोल देंगे क्या कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। आप लोग लिख लेंगे, है ना, बना के समझा दिए हैं हम क्वेश्चन को, आप लोग बना के लिख लेंगे, ठीक, लिख लेंगे कि पहली बार हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हम लिखे दे रहे हैं, चाहे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या पूछा था, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा लिख दोगे, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, A1 बराबर चाहे लिख लो भी, है ना। फिर 1/4 हवा निकालने पर बची हुई बेलन की, फिर 1/4 भाग हवा निकालने पर बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी, A2 बराबर कितनी आ गई है 3v/4, कितनी आ गई है 3v/4। फिर पुनः लिख देंगे 1/4 भाग हवा निकालने पर A3 बराबर कितने आ गई है 9v/16, कितना आ गया है 9v/16। फिर पुनः 1/4 भाग हवा निकालने पर कितना आ गया है 25v/64, कितना आ गया है 25v/64। फिर हम लिख देंगे, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, फिर आप लिख देंगे D बराबर A2 माइनस A1 मीन्स 3v/4 माइनस भी, कितना आ जाएगा 4 एलसीएम 3v, 4 एकम 4 माइनस 4 भी,
3 भी माइनस 4 भी कितना v/4 माइनस v/4 आएगा, है ना। फिर d बराबर a3 माइनस a2 करो, a3 कितना है 9 v/16 माइनस 3 v/4, 16 एलसीएम आ गया, 16 यहाँ रखोगे 9 भी और माइनस 4 चौक 16 मतलब 12 माइनस 3 v/16 लिख दोगे। चूँकि एक और निकाल लोगे चाहे, चूँकि डी समान नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब तो आप लोग लिख लेंगे, मैंने लिख दिया, समझा भी दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग हमसे पूछेंगे, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम मीटर की खुदाई कितनी है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपये है ना। और फिर इसके बाद कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी रुपये है 50 रुपये बढ़ती जा रहे हैं ना। इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपये, है ना, 50 रुपये पर मीटर, ठीक। तो देखिए, तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत अगर 150 रुपये है तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये प्रथम मीटर और प्लस 50 रुपये और टोटल लागत कितनी रुपये हो जाएगी 200 रुपये, है ना। और तीसरे मीटर में कितनी रुपये हो जाएगी, 3 मीटर तक अगर तुम खुदवाते हो कुआं को तो 200 रुपये, 2 मीटर की 200 और प्लस 50 रुपये और, है ना, सिर्फ पहले मीटर की ने 150 रुपये लिया था, बाकी के हर मीटर खुदाई 50 रुपये पर मीटर करेगा, तो कितनी हो जाएगी 200 प्लस 50 250 रुपये, ठीक। चौथे मीटर की खुदाई की लागत कितनी होगी, 4 मीटर तक खुदाई की लागत 250 प्लस 50 रुपये और मतलब 300 रुपये। तो ये बताइए, अब हम इतने में निकाल लेते हैं ना, मान लो क्या है, ये A1 है, A2, A3, A4, इसी तरह और भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ इतने से हमें सफिशिएंट है, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अतः अब सार्वधांतर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी से ना पता चलेगा, अगर डिफरेंस सेम होगा तो मतलब हमारी समांतर श्रेणी है, डिफरेंस मतलब अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए सार्वधांतर D बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 माइनस A1 200, A2 कितना है 200 माइनस A1 कितना है 150, तो 50 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 करो तो A3 कितना है 250 रुपये, A2 कितना है 200 रुपये, तो 250 माइनस 200 ये भी 50 रुपये आ जाएगा। फिर से D निकालो, A4 माइनस A3 करो तो A4 कितना है 300 और A3 कितना है 250, 300 माइनस 250 मतलब 50, सब में D सेम है ना, अतः लिख दोगे चूंकि D बराबर 50 सभी में समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। तो AP क्या आ जाएगा हमारे पास, AP आ जाएगा, सबसे पहला पद क्या है 150 है, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना।
अब बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि एक 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन A बराबर मूलधन इंटू 1 + R बटे 100 इंटू n बराबर टाइम होता है, n बराबर टाइम या समय, R बराबर रेट होता है या दर, है ना, P बराबर प्रिंसिपल या मूलधन, ठीक, और A बराबर मिश्रधन, ठीक। तो खाते में प्रत्येक वर्ष जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से जमा की जाती है, 8% वार्षिक की दर से। तो पहले साल P बराबर कितना है, 8,000 रुपये है, R बराबर कितना है, 8,000 है, ठीक है ना। तो पहले साल अगर मैं जमा करूं तो कितना होगा, ये 8,000 और 1 + R कितना है, 8 है ना, रेट कितना है 8% अपॉन 100 इंटू n एक साल, पहले साल की बात की जा रही है ना, T बराबर 1, पहले साल के लिए तो कितना आ जाएगी ये बताइए, 8,000 और 100 एकम 100 + 8 है ना, 1 + 8 बटे 100 कितना हो जाएगा, 100 एकम 100 और +8 108 बटे 100 की घात 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ। फिर दूसरे साल के लिए जब T बराबर 2 हो तो कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाए दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे ये सवाल। 8 बटे 100 और 2 है ना, n बराबर कितना है, 2 है, टाइम कितना है, दूसरे साल 2 है, तो कितना हो जाएगा 8,000 और 100 एकम 100 + 8 108 बटे 100 की घात 2, है ना। फिर T बराबर 3, ए बराबर कितना होगा 8,000 1 + 8 रेट तो 8% है ना, और n बराबर कितना है, टाइम 3 साल का, तो कितना हो जाएगा 8,000 100 एकम 100 और +8 108 बटे 100 की घात 3। ये बताइए क्या कभी घात 1 घात 2 घात 3 ये अगर मैं घटाऊंगा इनको इसमें क्या कभी सेम आएंगे, नहीं आएंगे। ऐसे भी पता चल रहा है, अब घटा के भी जोड़ के दिखा देंगे उनको, है ना, डी सेम नहीं आएगा, लिख देंगे, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब आपसे ये सवाल बन जाएगा। जितने सवाल बताए हैं अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछेंगे। तो अगले की वीडियो में जो अगले क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसमें बताया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।